क्वेश्चन है कि फिनाल एसिडिक क्यों होता है। तो फिनाल की एसिडिटी को अगर आप चेक करना चाहें तो सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज़ फिनाल। फिनाल क्या होता है। फिनाल वो होता है कि अगर किसी एरोमेटिक रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको फिनाल कहेंगे। एरोमेटिक रिंग से अगर आप OH ग्रुप को ऐड करते हैं तो फिनाल कहते हैं। अगर आप किसी एलिफेटिक से OH ग्रुप को जोड़ते हैं तो उसको एल्कोहल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है CH3OH। तो बहुत सारे एग्जाम्पल C2H5OH, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। ये फिनाल जो होता है ये एसिडिक होता है और ये नॉन एसिडिक होता है। ऐसा क्यों होता है कि एसिडिक होता है। हमको समझना है कि व्हाट इज एसिड। एसिड क्या होता है। एक थ्योरी ये कहती है कि जो H+ डोनर है वो एसिड होता है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड H+ डोनेट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं एसिड है। तो फिनाल अगर एसिडिक है इसका मतलब फिनाल को H+ डोनेट करना चाहिए तभी एसिडिक कहलाएगा। जब फिनाल को एक्वस हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो ये फिनाल जो है यहाँ से H+ इसको डोनेट कर देता है और खुद फिनाक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यह है फिनाक्साइड आयन। फिनाक्साइड आयन में कन्वर्ट होने के बाद अगर ये स्टेबल होगा तो बनेगा, अगर स्टेबल नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो फिनाक्साइड आयन स्टेबल होता है बाय रेजोनेंस और इसी कारण से फिनाल एसिडिक होता है। तो कैसे रेजोनेंस शो करता है फिनाक्साइड आयन, इसको देखा। फिनाक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो रिंग में इनसाइड रिंग डीलोकलाइज हो जाता है और इस तरह से रिंग के अंदर डीलोकलाइज होता है नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पर जनरेट हुआ था फिनाक्साइड का। और इस डीलोकलाइजेशन के कारण ही चूंकि नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो रहा है इसलिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर उपलब्ध नहीं होगा और ऑक्सीजन पर उपलब्ध नहीं होगा तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबल हो रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, अगर स्टेबल नहीं होता तो नेगेटिव चार्ज नहीं बनता। इसी कारण से फिनाक्साइड आयन के स्टेबिलिटी के कारण ही फिनाल का नेचर एसिडिक होता है। इस तरह से ये स्टेबल होता है बाय रेजोनेंस। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखना चाहें कि किस तरह से स्टेबिलिटी इसकी होती है, किस तरह से रिंग के अंदर डीलोकलाइज होता है, जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था और रिंग के अंदर कैसे डीलोकलाइज होता है, तो इसको समझिए। ये ऑक्सीजन है, चूँकि ऑक्सीजन P ब्लॉक का एलिमेंट है और ऑक्सीजन के पर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके अलावा आप देखिए कि रिंग के हर कार्बन पर p ऑर्बिटल है। सभी p ऑर्बिटल पैरेलल हैं। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ देखिए कार्बन नंबर 1, 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 3, 4 के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 5 एंड 6 के बीच में भी एक डबल बॉन्ड है। क्योंकि सभी p ऑर्बिटल पैरेलल हैं और आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं तो इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड बना है। ये जो ऑक्सीजन है जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज आप कह सकते हैं जो जनरेट हुआ था, ये नेगेटिव चार्ज का p ऑर्बिटल और रिंग के कार्बन नंबर 1 के p ऑर्बिटल के पैरेलल है तो ये इससे भी ओवरलैप कर सकता है। जब ये इससे ओवरलैप करेगा तो यहाँ एक पाई बॉन्ड बनना चाहिए और वो पाई बॉन्ड ये बना है जो ओवरलैपिंग के कारण बन रहा है। लेकिन जैसे ओवरलैप करेगा यहाँ तो यहाँ ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड बनने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ बगल वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो बगल वाले कार्बन शिफ्ट हो जाएगा तो आप देखिए कार्बन नंबर 2 पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो आप कह सकते हैं कि अब अगर आप इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ कार्बन नंबर 2 पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में एक इलेक्ट्रॉन करके एक पाई बॉन्ड बना है। कार्बन नंबर 5 और 6 के बीच में एक इलेक्ट्रॉन करके पाई बॉन्ड बना है। अब अगर कार्बन नंबर 2 का p ऑर्बिटल और कार्बन नंबर 3 के p ऑर्बिटल से पैरेलल है, इससे अगर साइड वाइज ओवरलैप करने की कोशिश करेगा तो यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है कार्बन नंबर 3 में और कार्बन नंबर 2 के p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड बनने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कार्बन नंबर 4 पर।
तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर जो है ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फर्स्ट के बाद ये सेकेंड स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। सेकेंड स्ट्रक्चर बन जाएगा तब कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में देखिए आप 1 2 3 4 5 एंड 6, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। अब कार्बन नंबर 4 पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इस तरह से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से स्टेबल होता है। लेकिन क्या कारण है कि एल्कोहल एसिडिक नहीं होता है। आप CH3OH को ले लीजिए, मान लीजिए CH3OH है और अगर ये अपना H+ इस हाइड्रोक्साइड आयन को दे दे तो CH3O- जो बनता है इसको कहेंगे एल्कोक्साइड आयन, ये अनस्टेबल होता है। प्लस यहाँ H2O बना था, ये अनस्टेबल होता है तो दोबारा से अपने H+ को एक खींच लेगा अपनी तरफ और लौट जाएगा वहीं जहाँ ये था, इसलिए अपना H+ नहीं देना चाहेगा। इसी कारण से एल्कोहल एसिडिक नहीं होता। अगर फिनाल की एसिडिटी की बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि फिनाल से, फिनाल है ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है। पोजीशन 2 एंड को आर्थ्रो पोजीशन कहेंगे, पोजीशन 3 और 5 को मेटा पोजीशन कहेंगे, पोजीशन 4 को पैरा पोजीशन कहेंगे। तो 2 = 6, क्योंकि 2 और 6 जैसे ही 1 के रिस्पेक्ट में 2 है वैसे 1 के रिस्पेक्ट में 6 भी है, तो 2 = 6 ये आर्थ्रो पोजीशन हो गया। 3 = 5, क्योंकि OH के रिस्पेक्ट में जितने पोजीशन पर 3 है उतने पोजीशन पर 5 भी है, इसलिए इसको कहेंगे मेटा। और ये 4 = पैरा पोजीशन। तो ये हो गया कंडीशन। अगर इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो, फिनाल पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो वो सब्स्टिट्यूएंट देखिए आर्थ्रो पोजीशन पर हो सकता है, मेटा पोजीशन पर हो सकता है या पैरा पोजीशन पर हो सकता है। 3 पोजीशन है। कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर आप जोड़ रहे हैं फिनाल पर तो आर्थ्रो पर हो सकता है, मेटा पर या पैरा पर हो सकता है। और जो सब्स्टिट्यूएंट आप इसमें जोड़ना चाहते हैं उस सब्स्टिट्यूएंट का नेचर भी 2 तरह का हो सकता है। एक नेचर हो सकता है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। दोनों को 1 बाय 1 हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किस तरह से इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर किस तरह से इफेक्ट करता है फिनाल पर। तो पहला अगर हम लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट फिनाल पर, लेट इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। सपोज कीजिए कि फिनाल के पैरा पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है NO2। अब फिनाल जब फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, जैसा कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, और फिनॉक्साइड आयन जब स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा रिंग के अंदर और यहाँ पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ा हुआ है, तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनेगा। और आर्थ्रो पोजीशन से नेगेटिव चार्ज जब स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा तो इसकी एक पॉसिबिलिटी जो पीछे मैंने एक्सप्लेन की वो होगी कि किस तरह से फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से भी स्टेबलाइज हो सकता है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर और बन सकता है इसका। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हम ऐड करते हैं पैरा पोजीशन पर, आर्थ्रो पोजीशन पर भी होता है, तो ये जो निगेटिव चार्ज आर्थ्रो पोजीशन जो जनरेट हुआ था, जो फिनॉक्साइड आयन के अंदर निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था, ये चला आता है इस इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के पास, जिससे उसकी स्टेबिलिटी जो है और इंक्रीज हो जाती है। जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो पॉसिबिलिटी H+ लूज करने की बढ़ जाती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ऐड करेंगे तो एसिडिटी फिनाइल की बढ़ जाएगी। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा। ऐसे आप कोई ऐसा ग्रुप जोड़ देते हैं जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, तो कौन सा ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, कौन सा रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है, इसको लेकर के मैंने एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होता है, आर्थ्रोपैराडक्टिंग क्या होता है, मेटाडक्टिंग क्या होता है। तो ये एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। इसलिए फिनाल की एसिडिटी, अगर आप कभी क्वेश्चन आए कंपेयर द एसिडिटी, ये 3 स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं और कहा गया है कि इनकी एसिडिटी को कंपेयर करके बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, Cl ग्रुप क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और स्ट्रक्चर फर्स्ट में कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, सिंपली फिनाल है। तो हमने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जैसे कि NO2 ग्रुप है सेकेंड में, आप देखिए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक सेकेंड होगा। इसके बाद आपको कंपेयर करना है फर्स्ट और थर्ड में। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को घटाता है और फिनाल में न तो डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है न विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे
तो फर्स्ट विल बी मोर एसिडिक देन थर्ड, तो इसके बाद फर्स्ट का नंबर आएगा, इसके बाद थर्ड का नंबर आएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन तीनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, या इनको इंक्रीजिंग एसिडिटी के सीक्वेंस में, डिक्रीजिंग एसिडिटी के सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, तो आप बता सकते हैं कि इन सब में कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। एक क्वेश्चन आ सकता है फिनाल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही एसिडिक हैं, तो अगर आपको टेस्ट करने के लिए दिया गया हो तो आप कैसे बताएंगे कि फिनाल आपको दिया गया है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया गया है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जबकि फिनाल को अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्ट नहीं करता है। तो इसी से पता चलता है कि दोनों ही एसिडिक हैं। लिटमस पेपर टेस्ट से आप करेंगे तो पता चलेगा कि दोनों ही एसिडिक हैं, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आप करेंगे तो फिनाल रिएक्ट ही नहीं करेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO2 बनाता है और रिएक्ट करता है।